लेक्चर में हमने बात करी थी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो पढ़ के आए हैं सभी। हमने इन्वेस्टिगेशंस तक का छोड़ा था, इन्वेस्टिगेशन से आज हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं पहले कि कितना आप लोगों को समझ आया नहीं आया, तो थोड़ा थोड़ा बताएंगे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का? जल्दी जल्दी आंसर लिखें। इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है? एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है? रूट ऑफ एंट्री क्या रहती है इसकी? हम्म दिस बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव एंड एरोबिक। रूट ऑफ एंट्री क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसकी इन्फेक्शन कॉज करने की? मोस्ट कॉमन साइट? हम्म सिर्फ राइट लंग था? हम्म अपर पार्ट ऑफ द राइट लंग। ठीक है। और एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया था, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर पूछा जाए? कॉन्स फोकस। ठीक है, चलिए तो आज हमें स्टार्ट करना है इन्वेस्टिगेशन से। तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन आती है हमारा मोंटॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोला जाता है, पीपीडी भी बोला जाता है इसे। पीपीडी की फुल फॉर्म होती है प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, ये पहला टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका इतना बड़ा जो इमेज अटैच की है। पहला टेस्ट है मोंटॉक्स टेस्ट, इसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, इस टेस्ट में अब क्या किया जाता है, तो ध्यान से सुनेंगे। इस टेस्ट में 0.1 ml डाइल्यूटेड ट्यूबरकुलिन प्रोटीन लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 0.1 ml लिया जाता है। ठीक है, 0.1 ml लिया जाता है और इसको इंजेक्ट किया जाता है वोलर एस्पेक्ट पे। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, वोलर एस्पेक्ट का मतलब है फ्रंट साइड ऑफ द हैंड और फोर आर्म। तो देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे, इसमें 0.1 ml ट्यूबरकुलिन प्रोटीन को डाइल्यूट करके इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मली, और फिर इसके बाद हम वेट करते हैं। अप्रोक्स 48 to 72 आवर्स तक का वेट किया जाता है, और जहां पर हमने इसको इंजेक्ट किया है उस एरिया पर एक पेन से हम मार्किंग बनाते हैं। देखो यहाँ पे दिख रही है, ऐसी मार्किंग बनाई जाती है और उसको इरेज नहीं किया जाता है। ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है काफी टाइम तक। और ये मार्किंग कितनी होनी चाहिए? मान लिया यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया था सेंटर पे, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक का ये डायमीटर होना चाहिए 10 mm का। कितना होना चाहिए? 10 mm का डायमीटर होना चाहिए। और आ, हमने इंजेक्ट किया, फिर हम इसमें थोड़ा टाइम वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन कितना एरिया में आ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन एरिया को नोट किया जाता है। अगर इन्फ्लेमेशन का एरिया <5 mm का होता है तो हम कहते हैं टेस्ट नेगेटिव है। अगर एरिया 5 to 10 mm का होता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या वीक पॉजिटिव वाला केस हो सकता है। अगर ये जो इंड्यूरेशन का एरिया है, मान लिया हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया था, ये पूरा 10 सेंटीमीटर या इससे भी ज्यादा का एरिया इन्वॉल्व हो गया इन्फ्लेमेशन का, तो ये टेस्ट बिल्कुल ही पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, मोंटॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, पीपीडी प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, इसमें ये जो प्योरिफाइड प्रोटीन है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से ही लिया जा रहा है। अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं? हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही देख रहे हैं ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 to 6 वीक्स का टाइम लेती है ये शो करने में बॉडी, है ना। तो ये तभी कराया जाता है जब 4 to 6 वीक्स बीत जाते हैं इन्फेक्शन हुए हुए। और इसमें क्या कर रहे हैं, 0.1 ml हम ट्यूबरकुलिन प्रोटीन ले रहे हैं, इसको इंजेक्ट कर रहे हैं इंटरडर्मली वोलर एस्पेक्ट पे, और उसके चारों तरफ हम 10 mm का एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है,
अब वो जो मैंने वैल्यूज बताई इसको एक अलग से नोट करके बता देती हूँ आपको। तो देखो, अगर जो इंड्यूरेशन जो इन्फ्लेमेशन आ रहा है वो लेस देन 5 mm का आता है, ठीक है, लेस देन 5 mm का आता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि मॉन्टॉक्स टेस्ट इज नेगेटिव। अगर ये इंड्यूरेशन या इन्फ्लेमेशन 5 to 10 mm के बीच का आता है तो हम क्या बोलेंगे, इसको सस्पेक्टेड पॉजिटिव का केस बोलेंगे, ठीक है, सस्पेक्टेड पॉजिटिव का केस बोलेंगे या फिर वीक पॉजिटिव का केस बोलेंगे। अगला, अगर मोर देन 10 mm का इंड्यूरेशन मिलता है तो हम इसे कन्फर्मेटरी पॉजिटिव बोलेंगे कि ये पॉजिटिव है। अब कई ऐसी कंडीशन होती हैं जब हमें ये फॉल्स नेगेटिव मिलता है, कई बार हमें ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी मिलता है। तो फॉल्स नेगेटिव कब कब मिल सकता है हमें ये टेस्ट, तो ये टेस्ट अगर हमने बहुत अर्ली स्टेज में ये टेस्ट करा दिया, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी पैथोजेनेसिस में कि ये 4 to 6 वीक्स का टाइम लेगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करने में, वो भी डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हमने उससे पहले ही करा दिया तो ये फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, हो सकता है इन्फेक्शन हो लेकिन नेगेटिव आ जाए। सेकंड, अगर कोई पहले से ही कोई एक्यूट इन्फेक्शन है पेशेंट को, मम्स हो गया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, ये वाले इन्फेक्शन हैं पहले से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस कंडीशन में भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा, ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। HIV के पेशेंट्स हो गए, कैंसर के पेशेंट हो गए, कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ड्रग्स पे चल रहे हैं, ठीक है, और सॉरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे चल रहे हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी उस टाइम पे। इस केस में क्या हो सकता है कि ये टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। अगला, अब फॉल्स पॉजिटिव भी आने के चांसेस रहते हैं कई बार। तो क्या होता है कि जैसे BCG, इसकी जो वैक्सीन होती है BCG, बैसिलस पैल्मेट्यूरिन, तो ये जो वैक्सीन है एक तरह से एटीन्यूएटेड फॉर्म है बोवाइन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलर बैसिलाई की। तो इसमें भी क्या होता है, ये अगर हमने BCG वैक्सीन लगाई है और उस कंडीशन में भी ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। सेकेंड, हमने कितना डालना था ट्यूबरकुलिन प्रोटीन, 0.1 ml डालना था, ठीक है, 0.1 ml डालना था, 0.1 ml डालना चाहिए था, और अगर हमने ये प्रोटीन इससे ज्यादा इंजेक्ट कर दिया उस केस में क्या हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये हमने देखा मोन्टॉक्स टेस्ट के बारे में इतना। अब आगे और भी टेस्ट और भी इन्वेस्टिगेशंस हैं तो उसके बारे में चलते हैं। तो देखो, सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लिखिए AFB स्टेनिंग लिखिए। AFB होता है एसिड फास्ट बेसिलाई, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जील नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है, जो स्टेन होता है उसका नाम जील नेल्सन स्टेन होता है। अब इस कंडीशन में जो एसिड फास्ट बेसिलाई हम बोल रहे हैं, इसकी एसिड फास्टनेस इसकी इस वजह से होती है क्योंकि जो इसकी सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसमें मायोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि एसिड फास्टनेस शो करता है, ठीक है। तो ये टेस्ट हम करा सकते हैं। अगला क्या है, कल्चर करा सकते हैं हम स्पूटम का। अब स्पूटम लेने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। क्या करते हैं हम, 3 स्पूटम्स लिए जाते हैं, मिनिमम 3 स्पूटम्स लेते हैं, और कब लेते हैं उनको, 8 आवर्स अपार्ट लिया जाता है, ठीक है, 8 8 घंटे के अंतराल में स्पूटम लिया जाता है। तो अगर पेशेंट पास में ही रहता है कहीं पे जहाँ पे हमें स्पूटम कलेक्ट करना है तो हम 8 आवर्स के गैप में ले सकते हैं। दूसरा, पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में ले सकते हैं। अब बार बार 8 8 घंटे में तो आएगा नहीं पेशेंट, तो हम 3 डेज में बुलाते हैं कि पहले दिन ले लिया, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन ले लिया। और कब स्पूटम कलेक्ट करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में स्पूटम कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और मैंने बताया कि 3 स्पूटम लेने हैं हमें मिनिमम, 3 में से अगर 2 भी पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये कंफर्मेशन कहलाता है TB का, ठीक है। अगला आता है टेस्ट नाट TB, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये वाला नाट TB, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट बोला जाता है इसको। इसको CB नाट भी बोलते हैं, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो ये भी TB को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगला, चेस्ट एक्सरे में हम देख सकते हैं। अगला, हम एलाइजा करा सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। PCR करा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सारे ही डिटेक्ट करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया को। अगला आता है इग्रा, जिसे TB गोल्ड बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इग्रा की फुल फॉर्म आती है इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, ऑल्सो नोन एज क्वांटिफेरॉन टेस्ट, ठीक है। TB गोल्ड बोला जाता है, इग्रा बोला जाता है, क्वांटिफेरॉन टेस्ट बोला जाता है।
ये क्या है, एक तरह का ब्लड टेस्ट ही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें इम्यून रिस्पॉन्स चेक किया जाता है टीबी बैक्टीरिया का। इसमें हम इंटरफेरॉन गामा को मेजर करते हैं। जैसे मैंने पहले भी जब पैथोजेनेसिस बताई थी तो मैंने बताया था वहां पे कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज होते हैं, तो इसमें उसको मेजर किया जाता है। और इसमें लगभग 2 to 3 days का टाइम लगता है सैंपल कलेक्शन के बाद। तो ये टीबी गोल्ड कहलाता है इग्रा। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, आइजोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटल, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसको हम बोलते हैं HREZ थेरेपी, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, HREZ थेरेपी, आइजोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटल, पायराजिनामाइड, और लास्ट में एक होती है S, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो HREZ ये जितनी भी ड्रग्स हैं, चार, आइजोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथेम्ब्यूटल और पायराजिनामाइड, ये कैसी दी जाती हैं, ये ओरली दी जाती हैं। और जो आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। ठीक है, अब इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप, राइप्स, रिफैम्पिसिन, आइजोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो आइजोनियाजिड की डोज कितनी रहती है, 5 mg/kg के हिसाब से रहती है। रिफैम्पिसिन की डोज रहती है 10 mg/kg, इथेम्ब्यूटल 15 to 20 mg/kg, पाइराजिनामाइड 20 to 30 mg/kg, स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज रहती है 15 mg/kg IM। ठीक है, ये चारों तो कैसे देंगे, ओरली देंगे। बाकी हम कैसे देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो ये हमने देखी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। जो सबसे पहले, अगर अब इसमें इतनी सारी ड्रग्स देने की जरूरत क्या है, ठीक है, तो कहीं ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ना हो जाए, रेजिस्टेंस ना क्रिएट कर ले, इसलिए हम चार चार ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, पांच पांच ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं कि किस जैसे पेशेंट आ रहा है, पेशेंट अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो किस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे, उसके लिए WHO ने एक कैटेगरी डिसाइड करी है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पेशेंट्स को। तो सबसे पहले कैटेगरी 1, इसमें कौन से पेशेंट्स आते हैं, न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं। तो वो पेशेंट्स जिनका स्पूटम पॉजिटिव आ रहा है और क्या है, न्यू पेशेंट्स हैं, ठीक है, अभी उनको टीबी नहीं हो रखा है पहले, और स्पूटम पॉजिटिव और न्यू टीबी पेशेंट है, वो कैटेगरी 1 में आएंगे। दूसरा, सीरियसली इल स्पूटम स्मीयर नेगेटिव पेशेंट्स। ठीक है, स्पूटम नेगेटिव है लेकिन वो क्या है, सीरियसली इल है, यानी बहुत ज्यादा पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, बहुत सीवियर कंडीशन है पेशेंट की, उनको भी हम कैटेगरी 1 में रखेंगे, चाहे उनका स्पूटम क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तीसरे, सीरियसली इल एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स। ठीक है, ये भी न्यू केसेस वाले होंगे, सीवियर फॉर्म होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का। मैंने पहले भी बताया था टीबी दो तरीके का, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। देयर आर सेवरल प्लेसेस जहां पे टीबी हो सकता है, एक्सेप्ट लंग, लंग के अलावा भी कहीं भी टीबी हो सकता है पूरी बॉडी में। तो इसमें 3 तरह के पेशेंट्स आएंगे, पहला स्पूटम पॉजिटिव, और दूसरा आएगा सीरियसली इल स्पूटम स्मीयर नेगेटिव, तीसरा आएगा सीरियसली इल एक्स्ट्रा पल्मोनरी टाइप ऑफ टीबी। अब ये तो हमने बात की कैटेगरी 1 की। दूसरा आते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में कौन से पेशेंट आते हैं, तो इसमें पेशेंट आते हैं रिलैप्स वाले। ठीक है, एक बार टीबी हुआ, ठीक हो गया, पहले सबसे पहले पॉजिटिव आया था, फिर ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद फिर से दोबारा से जो स्पूटम था वो पॉजिटिव आ गया, तो वो आएंगे कैटेगरी 2 में। ठीक है, रिलैप्स वाले केसेस। अगले आते हैं फेलियर। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पेशेंट का जो स्पूटम है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो वो भी कैटेगरी 2 में आएंगे। ठीक है, तीसरे इसमें पेशेंट कौन से आते हैं, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव ट्रीटमेंट आफ्टर डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्टर्स वाले। जो पेशेंट क्या बोलते हैं उसे, कि जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनको क्या हो गया, उन्होंने ढंग से फॉलो नहीं किया ट्रीटमेंट, उसके बाद भी उनका स्मीयर पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छे से लिया नहीं गया, तो उनको कैटेगरी 2 में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आए, रिलैप्स वाले केसेस, जिनको एक बार टीबी हुआ था, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव आया था, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, फिर नेगेटिव आया, फिर से उनको दोबारा से रीइंफेक्शन हो सकता है, तो उसके थ्रू फिर से उनको रिलैप्स हो गया। दूसरा, इसमें कौन से पेशेंट आएंगे, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव और फेलियर वाले केसेस आएंगे। तीसरा, इसमें डिफॉल्टर्स वाले केसेस आएंगे, जिन्होंने ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया। आप लोगों ने अगर वो पढ़े होंगे, NTCP,
डॉट्स, ये जो प्रोग्राम थे, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, तो एनटीसीपी क्यों फेल हुआ? इसी वजह से, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डिफॉल्टर्स निकल आए, पेशेंट दवाई लेते ही नहीं थे। इसीलिए आगे चल के क्या आया, डॉट्स आया, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें क्या करा जाता था, जो अब इसमें भी दो फेजेस चलते हैं, इंटेंसिव फेज, कॉन्टिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में पेशेंट को वहीं पर खड़ा करके दवाई खिलाई जाती थी, ठीक है, तो इसीलिए डॉट्स आया, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये तो प्रोग्राम्स की बातें हो गई, ये अलग है। अब कैटेगरी 2 की हम बात कर रहे थे, इसमें रिलैप्स आ गया, फेलियर आ गया, डिफॉल्टर्स आ गए। कैटेगरी 3 में, अब ये कैटेगरी 3 जो होती है, ये लेस सीवियर फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें क्या है, स्पुटम स्मीयर नेगेटिव, नॉट सीरियसली इल, ठीक है, ये इजीली ट्रीटेबल पेशेंट्स होते हैं कैटेगरी 3 वाले। और इसमें ही एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वाले केसेस भी आते हैं, नॉट सीरियसली इल, इसमें भी ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, ज्यादा सीवियर पैरेनकाइमल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कैटेगरी 3 में लाया करते हैं। तो ये हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, ठीक है। ये 3 कैटेगरी सभी को समझ आई? आप बता सकते हैं? ठीक है। अब हम इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से बात करेंगे, तो थोड़ा पहले फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स हमने अभी बात करी थी उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था HREZ में, H से आइजोनियाजिड, ठीक है, H आइजोनियाजिड को रिप्रेजेंट करता है। फिर R से रिफैम्पिसिन था, फिर इथेम्ब्यूटल, ठीक है, फिर पायराजिनामाइड, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब पायरिडॉक्सिन यहाँ पे लिखा है, पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 भी ऐड किया जाता है, क्यों किया जाता है अभी बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो ड्रग्स हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोली जाती हैं। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो यहाँ पे इनके साइड इफेक्ट्स बता रखे हैं। तो आइजोनियाजिड का जो साइड इफेक्ट है वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूराइटिस बोल सकते हैं। तो न्यूराइटिस का मतलब क्या है, नर्व्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम विटामिन B6 का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, इसीलिए इसके साथ पायरिडॉक्सिन ऐड किया जाता है इन मेडिसिन के साथ। तो इसकी डोज क्या रहती है, 10 ग्राम पर डे के हिसाब से इसकी डोज रहती है, ठीक है, पायरिडॉक्सिन की। अब ये क्या, इसके साइड इफेक्ट्स हमने देखे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है। और ये जितनी भी ड्रग्स हैं, जो भी टीबी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में आती हैं, जितनी भी ड्रग्स हैं सारी की सारी क्या होती है, हिपैटोटॉक्सिक होती है, हमारे लिवर के लिए हार्मफुल होती हैं, एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटल, ठीक है, सारी की सारी लिवर के लिए हार्मफुल है। इथेम्ब्यूटल, अब ये क्या करती है, ई से इथेम्ब्यूटल, ई से आई के लिए टॉक्सिक होगी, ये क्या करती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स थे। अगला आते हैं रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन भी हिपैटिक डैमेज कॉज करती है, मैंने बताया सारी हिपैटोटॉक्सिक है एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटल। रिफैम्पिसिन भी हिपैटिक डैमेज कॉज करेगी, हिपैटोटॉक्सिक है, एंजाइम इंडक्शन कराती है। साथ ही साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, ये कॉज कराती है रेड यूरिन, ठीक है, रेड यूरिन कॉज कराती है। अगला आते हैं पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड भी हिपैटोटॉक्सिक है, इम्पेयर लिवर फंक्शन। साथ ही साथ पायराजिनामाइड कराती है हाइपर यूरिसीमिया। अब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, ईमिया मींस ब्लड में, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का ब्लड में लेवल बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, गाउट प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है, गाउट हो सकता है, गाउट या आर्थराइटिस हो सकता है। अगला आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये डैमेजेस इनर ईयर, ये क्या करती है, ईयर को डैमेज करती है, ऑटोटॉक्सिक होती है, ठीक है। ऑटो जो वर्ड आता है वो ईयर के लिए आता है, तो ऑटोटॉक्सिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। साथ ही साथ ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करती है, वो अलग चीज है, लेकिन मेन जो इसका साइड इफेक्ट है दैट इज ऑटोटॉक्सिक। क्या करती है ये, ईयर को डैमेज करती है, ठीक है। और इसको साथ ही साथ इसी वजह से जो प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं उनमें कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो फीटस है उसमें ये एट्थ क्रेनियल नर्व जो हमारी होती है, ऑडिटरी नर्व, उसको ये डैमेज कर देती है और बच्चा क्या हो सकता है, डेफ पैदा हो सकता है। इस वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेग्नेंट वेमेन में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। तो ये हमने देखे इसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स की हमने बात कर ली, अब आते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स। तो सेकंड लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें आते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमीकासिन, कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, ठीक है। तो ये आपको सिंपल याद ही करना है, नेम्स हैं। अब देखो सेकंड लाइन ड्रग्स लाने की बात क्यों आई, तो इसका रीजन है ड्रग रेजिस्टेंस।
ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, पहले जो ड्रग काम कर रही थी, पहले जो ड्रग बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रही थी, अब बैक्टीरिया ने ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, अब वो बैक्टीरिया उस ड्रग से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो उस ड्रग से किल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अब इसमें भी दो तरह का रेजिस्टेंस मिलता है, एक मिलता है एमडीआर यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, और दूसरा मिलता है एक्सडीआर यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एमडीआर में क्या होता है, रेजिस्टेंट टू आइजोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन। एमडीआर टीबी किससे रेजिस्टेंट मिलेगा, आइजोनियाजिड से और रिफेम्पिसिन से। इन दो ड्रग से अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं एमडीआर टीबी। ठीक है, अब एक्सडीआर टीबी क्या होता है, इसमें एमडीआर टीबी तो है ही, यानी आइजोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस तो है ही, साथ ही साथ सेकेंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंट हो जाता है, तो इसे बोला जाता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसीलिए आगे नई नई ड्रग्स आती जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स ऐसे डिवाइड करके बता रखा है, केडीटी का डायग्राम है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स हमें पता ही है, एचआरईजेड, आइजोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटल, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है। सेकेंड लाइन ड्रग्स में आती है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें फ्लॉक्सेसिन आते हैं, ऑफ्लॉक्सेसिन, लिवोफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। ठीक है, ओरल, अदर ओरल ड्रग्स, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, तो इसमें से कुछ कुछ याद कर सकते हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स में आ गई कानामाइसिन, अमीकासिन, कैप्रियोमाइसिन। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स हमने देख ली। फर्स्ट लाइन ड्रग्स का मतलब ये होता है सबसे पहले हमें यही ड्रग्स देनी है। सेकेंड लाइन ड्रग्स का मतलब अगर फर्स्ट लाइन से फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर उनसे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, या फिर मान लिया कि बहुत ज्यादा हिपैटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन है, अब ये सारी ही ड्रग्स क्या है, हिपैटोटॉक्सिक है, तो जॉन्डिस वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में हम ये नहीं देंगे। प्रेग्नेंट वुमेन में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दे सकते, इसलिए सेकेंड लाइन ड्रग्स आती हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। कैटेगरी हमने देखी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के हिसाब से अब हम आगे ट्रीटमेंट देखेंगे। तो कैटेगरी 1 का ट्रीटमेंट बता रहे हैं। कैटेगरी 1 में कौन से पेशेंट्स आते थे, न्यू टीबी पेशेंट्स आते थे, स्पूटम पॉजिटिव वाले पेशेंट आते थे, स्पूटम नेगेटिव वाले लेकिन सीवियर पैरेनकाइमल इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट आते थे, तीसरे न्यू केसेस आते थे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के। तो इनमें क्या करना है, हमें 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलेगा इनमें। अब ट्रीटमेंट जो चलता है वो दो फेजेस में चलता है हमेशा टीबी का। कैसे, इंटेंसिव फेज में, दूसरा कॉन्टिन्यूएशन फेज में। ठीक है, इंटेंसिव फेज में अब क्या करेंगे, इनिशियल जो 2 मंथ्स होंगे उसमें हम इंटेंसिव फेज चलाते हैं, और नेक्स्ट जो 4 मंथ्स होते हैं उनमें हम कॉन्टिन्यूएशन फेज चलाते हैं। तो इनिशियल 2 मंथ्स में हम कौन सी मेडिसिन चलाएंगे, तो दैट इज HREZS, यानी सारी की सारी फर्स्ट लाइन मेडिसिन चलेंगी, आइजोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटल, पायराजीनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये चलेंगी 2 मंथ्स के लिए। फिर कॉन्टिन्यूएशन फेज में RH चलती है, रिफेम्पिसिन और आइजोनियाजिड, ये 4 मंथ्स के लिए चलेगी। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कैटेगरी 1 हमने पहले भी पढ़ी थी, इसमें न्यू टीबी पेशेंट्स आ रहे थे, सीवियर पैरेनकाइमल इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट्स आ रहे थे, तीसरा न्यू केसेस ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आ रहे थे। इनका ट्रीटमेंट जो चलेगा वो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में चलेगा, और 2 फेजेस में चलता है, इंटेंसिव फेज और कॉन्टिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में जो मेडिसिन चलेंगी 2000 HREZS, आइजोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटल, पायराजीनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और कॉन्टिन्यूएशन फेज में चलेगी RH, दैट इज रिफेम्पिसिन और आइजोनियाजिड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 2 हमने देखा था, इसमें कौन कौन से पेशेंट्स आ रहे थे, तो इसमें आ रहे थे ट्रीटमेंट फेलियर वाले, रिलैप्स वाले पेशेंट, डिफॉल्टर्स वाले पेशेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या क्या चलेगा, अब इसमें देखो 8 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, दोबारा से हो जा रहा है टीबी, डिफॉल्टर्स वाले केसेस, रिलैप्स वाले केसेस, ट्रीटमेंट फेलियर वाले केसेस। ठीक है, तो उन कंडीशन में 8 मंथ्स के लिए चलेगा, ज्यादा लंबा टाइम के लिए चलता है, तो इसको याद करते हैं 2+1+5। ठीक है, 2 मंथ्स प्लस 1 मंथ प्लस 5 मंथ, टोटल हो गया 8 मंथ्स के लिए चलता है। अब इसमें जो इनिशियल 3 मंथ्स है यानी 2+1 है, उसमें तो चलेगा हमारा इंटेंसिव फेज। दूसरा जो नेक्स्ट 5 मंथ्स होते हैं उनमें चलता है कॉन्टिन्यूएशन फेज। अब इनिशियल 3 मंथ्स को भी 2+1 में डिवाइड किया गया, तो 2+1 का मतलब है इंटेंसिव फेज में चलेगा HREZS, वो चलेगा 2 मंथ्स के लिए, यानी सारी ड्रग्स फर्स्ट लाइन। अब हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटा देते हैं नेक्स्ट 1 मंथ में, और HREZ चलता है सिर्फ, आइजोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटल, पायराजीनामाइड, ये 1 मंथ के लिए चलेगा, और ये हमने देखा इंटेंसिव फेज।
अभी कॉन्टिन्यूएशन फेज में क्या होता है, HRE चलता है, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और इथेम्ब्यूटल। जेड को भी हटा दिया। तो देखो याद करने का सिंपल तरीका है, पहले सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स चली थी, फिर एस को हटाया, फिर जेड को हटा दिया, तो क्या बचा, HRE बचा। ये 5 मंथ्स के लिए कॉन्टिन्यूएशन फेज में चलता है कैटेगरी 2 वाले पेशेंट्स में। अब नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी 3 वाले पेशेंट्स। तो कैटेगरी 3 में हमने देखा था लेस सीवियर फॉर्म थी, इजीली ट्रीटेबल था, ज्यादा पैरेंकाइमल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, स्पूटम नेगेटिव वाले पेशेंट आ रहे थे इसमें। तो इसमें क्या है देखो, इसीलिए इसमें मेडिसिन भी कम है। क्या क्या चलेगा इसमें, टोटल 6 मंथ का ड्यूरेशन ही चलेगा, जैसा कि कैटेगरी 1 में भी था, टोटल 6 मंथ का ड्यूरेशन। इनिशियल कितना चलता है, 2 मंथ्स का चलता है इंटेंसिव फेज, नेक्स्ट 4 मंथ्स का कॉन्टिन्यूशन फेज। ठीक है, ये तो सेम उसकी तरह था। अब इंटेंसिव फेज में क्या चलता है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कैटेगरी 3 वाले पेशेंट की। इसमें इंटेंसिव फेज में क्या चलता है, इसमें HRZ चलता है। ठीक है, HRZ मीन्स आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और पायराजीनामाइड चलता है 2 मंथ्स के लिए। रेस्ट कॉन्टिन्यूएशन फेज में HR चलेगा फॉर 5 मंथ्स। तो ये हमने अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। तो आज हमने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहले मोन्टॉक्स देखा था। मोन्टॉक्स टेस्ट कैसे कराते हैं ये मैंने बताया था, और इसमें इंड्यूरेशन चेक किया जाता है, लेस देन 5 mm, 5 to 10 mm और मोर देन 10 mm। मोर देन 10 mm होता है तब हम इसे कंफर्मेटरी बोलते हैं कि ये पॉजिटिव होता है। 5 to 10 mm होता है तो हम इसे बोलते हैं कि सस्पेक्टेड पॉजिटिव का केस है या वीक पॉजिटिव का केस है। लेस देन 5 mm का इंड्यूरेशन या इन्फ्लेमेशन मिलता है तो हम कहते हैं कि ये क्या था, नेगेटिव टेस्ट था। अदर इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया, AFB स्टेनिंग करी जाती है, कल्चर लिया जाता है स्पूटम का। स्पूटम कैसे कलेक्ट करते हैं ये मैंने बताया था, कब लिया जाता है, चेस्ट एक्सरे में हम देख सकते हैं, एलाइजा करा सकते हैं, PCR करा सकते हैं, इग्रा को TB गोल्ड बोला जाता है। फिर हमने फर्स्ट लाइन ड्रग्स देखी थी, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटल, पायराजीनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंने बताया कि सारी की सारी ड्रग्स ओरली दी जाती हैं एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। WHO ने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पेशेंट्स को, 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। कैटेगरी 1 में न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, सीरियसली इल स्पूटम स्मीयर नेगेटिव वाले पेशेंट आते हैं, ज्यादा पैरेंट बहुत सीवियर वाली कंडीशन है। कैटेगरी 2 में क्या आते हैं, रिलैप्स वाले, डिफॉल्टर्स और ट्रीटमेंट फेलियर वाले केसेस आते हैं। कैटेगरी 3 में क्या आते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, लेकिन ये लेस सीवियर फॉर्म होती है। अब इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स हम देख चुके थे, इनके साइड इफेक्ट्स हमने देख लिए थे। इनके साइड इफेक्ट्स, जो आइसोनियाजिड है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज कराता है, जिस वजह से हम विटामिन B6 ऐड कर रहे थे। सेकेंड लाइन ड्रग्स हमने देख ली थी, इसकी बात करी थी, ड्रग रेजिस्टेंस की भी बात कर चुके थे। फिर हमने आज देखा कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स क्या होती हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में HREZS, फ्लोरोक्विनोलोन सेकेंड लाइन ड्रग्स में आते हैं, और कुछ इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं जैसे कानामाइसिन, अमीकासिन, कैप्रियोमाइसिन। अब सेकेंड लाइन ड्रग्स लाने की बात इसीलिए जरूरी हुई क्योंकि जो बैक्टीरिया था उसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया फर्स्ट लाइन ड्रग्स के प्रति। ठीक है, तो हमने अब इसके बाद देखा था ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। कैटेगरी 1 में 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चल रहा था, 2 मंथ्स इंटेंसिव फेज, 4 मंथ्स कॉन्टिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में HREZS सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स 2 मंथ्स के लिए चलाएंगे। रेस्ट 4 मंथ्स में हम सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन चलाएंगे। फिर हमने कैटेगरी 2 देखा था 8 मंथ्स के लिए, 2+1+5। 3 मंथ्स के लिए तो इंटेंसिव फेज चलेगा, 5 मंथ्स के लिए कॉन्टिन्यूएशन फेज चलेगा। HREZS 2 मंथ्स के लिए, HREZ 1 मंथ के लिए और HRE 5 मंथ्स के लिए चलेगा। कैटेगरी 3 हमने बात करी 6 मंथ्स के लिए, ये लेस सीवियर फॉर्म थी तो इसमें मेडिसिन भी कम है, HRZ 2 मंथ्स के लिए और HR 5 मंथ के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आप लोगों को समझ आया होगा, और आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। हाँ भाई, तो कुछ समझ में आया या नहीं आया?
कैसा रहा 2 दिन का सफर, क्लिनिकल फीचर से लेके इन्वेस्टिगेशन और मेडिसिन तक का? देखिए, कोई भी चीज यहाँ पर फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो टीबी की जो थेरेपी होती है मिनिमम 6 महीने चलती है। 6 महीने के बाद कभी 9 महीने, कभी 12 महीने, और कभी हो सकता है 2-2 साल तक भी चलानी पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया गया है। जब हम डिटेल में टीबी की बात करते हैं तो फिर एमडीआर का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, एक्सडीआर का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। दो तरीके की पहले कैटेगरी होती है, एक ड्रग सेंसिटिव और एक ड्रग रेजिस्टेंट। सेंसिटिव के अंदर क्या होता है, सारी दवाइयां काम कर रही हैं। तो रेजिस्टेंट के अंदर कुछ दवाइयों के प्रति बैक्टीरिया अडॉप्ट कर लेता है और उनको मारने लगता है, उनके प्रति दवाइयां काम नहीं करती हैं। चलिए मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को। इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो साइन और सिम्टम्स दोनों की बात करते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट बताता है, और जबकि साइन वो होते हैं जो डॉक्टर बताता है। अब सिम्टम्स के अंदर पेशेंट आपको क्या बताएगा? तो सबसे पहले पेशेंट आपको बताएगा कि फीवर आता है। और फीवर कैसा आता है? इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी शाम के टाइम बुखार बढ़ जाता है और लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। टीबी के अंदर कभी भी हाई ग्रेड फीवर देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई टीबी का पेशेंट है और तेज बुखार आ रहा है तो समझ जाइए कोई ना कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो चुका है। हो सकता है निमोनिया बन गया हो, ब्रोंकिएक्टिसिस बन गया हो, लंग एब्सेस बन गया हो, यानी ट्यूबरक्लोसिस के साथ कोई दूसरी बीमारी साथ में डेवलप कर गई हो। उसके अलावा यहाँ पर वेट लॉस देखने को मिलता है, और साथ में कफ विद स्पुटम एंड ब्लड, यानी यहाँ पर जो खांसी आती है बलगम के साथ आती है और खून भी होता है। उसके अलावा क्योंकि इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, रात में पसीने आते हैं, नाइट स्वेटिंग, एनोरेक्सिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। उसके अलावा भूख नहीं लगी, खाना नहीं खाएगा तो वीकनेस आ सकती है। उसके अलावा जो खांसी होती है 3 हफ्ते से ज्यादा या 4 हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो क्योंकि बताया भी था ये क्रॉनिक डिसीज है, जैसे निमोनिया है, निमोनिया कैसी डिसीज है, एक्यूट डिसीज है, जबकि ये क्रॉनिक डिसीज हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट देखने को मिलती है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये, अगर आप पेशेंट से पूछोगे क्या रिसेंट टाइम में आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए थे जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो आपको बताएगा कि हाँ सर मेरा कोई फ्रेंड था या मेरा कोई रिलेटिव रिलेटिव था जिसको ट्यूबरकुलोसिस थी और मैं उसके कांटेक्ट में रहा था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साइंस की बात करें तो कई बार कोई साइन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप पेशेंट आपके पास आएगा तो साइन मतलब डॉक्टर देखेगा, फिजिशियन को देखने आपको देखने हैं। तो पेशेंट आपको यहाँ पर इल दिखेगा, बीमार दिखेगा, उसके चेहरे की चमक गायब हो जाएगी, लॉस ऑफ लस्टर। उसके अलावा थिन दिखेगा, पेल दिखेगा, खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, तो कहाँ से मस्त दिखेगा? एकदम बुखार टाइप का दिखेगा, इल टाइप का दिखेगा, लॉस ऑफ लस्टर दिखेगा। उसके अलावा जब आप स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करोगे, मतलब स्टेथोस्कोप लगा के साउंड्स को सुनोगे, ब्रेथ साउंड्स को, तो एब नॉर्मल ब्रेथ साउंड सुनाई देंगी। और जो एरिया इन्वॉल्व है, लंग्स का जो पार्ट इन्वॉल्व है, आइदर राइट और लेफ्ट लंग, जो भी लंग इन्वॉल्व है, और उस लंग का भी पर्टिकुलर जो भी एरिया इन्वॉल्व है, वहां पर एब नॉर्मल ब्रेथ साउंड सुनाई देंगी। हो सकता है रोंकाई हो या हो सकता है क्रेप्ट हो। ठीक है। क्रेप्ट मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है मानो गुब्बारे से फूट रहे हो। जैसे इसमें बताया था कि कैसियस नेक्रोसिस, चीज लाइक नेक्रोसिस देखने को मिलता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है, लिक्विड बनता है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि बबल्स बस्ट कर रहे हो। ठीक है। क्रेप्ट सुनाई देते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो अपन सीबीसी कराते हैं, साथ में ईएसआर कराते हैं। सीबीसी कराएंगे, क्रॉनिक डिसीज है, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है ये हीमोपोइसिस को, यानी आरबीसी फॉर्मेशन को, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को कम कर देता है। इसलिए कई बार पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ में पेशेंट के अंदर अगर आप टीएलसी देखोगे, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डब्ल्यूबीसी, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो कि नॉर्मल 4,000 से 11,000 होता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है बैक्टीरियल इलनेस से। उसके अलावा डीएलसी की बात करें, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, क्योंकि ये क्रॉनिक डिसीज है तो यहाँ पर लिम्फोसाइट बढ़ते हैं, जो नॉर्मल 30 से 35% होने चाहिए तो यहाँ पर मोर देन 75% हो जाते हैं। और न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं यहाँ पर। सिर्फ एक टीबी ऐसी है, डेट इज द मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, जहां पर न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टीएलसी क्या होगा, तो टीएलसी बढ़ेंगे, इट इज एन बैक्टीरियल इलनेस। व्हाट अबाउट डीएलसी? डीएलसी मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें अपन बेसिकली दो चीज देखते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। जनरली न्यूट्रोफिल्स कम होते हैं क्योंकि क्रॉनिक इलनेस है, लिम्फोसाइट बढ़ते हैं। एल से लिम्फोसाइट, एल से लेट, तो आपको ध्यान रखना है, क्रॉनिक ओपन लेट भी हो सकते हैं देरी से, तो आपको ध्यान रखना है क्रॉनिक डिसीज है यानी जिंदगी के लेट पड़ाव में आ रही है, तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं। निमोनिया कैसी डिसीज है? एक्यूट डिसीज है। एक्यूट डिसीज है तो वहां पर क्या बढ़ेगा? न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बढ़ेंगे? लिम्फोसाइट बढ़ेंगे। लेकिन एक ट्यूबरकुलोसिस ऐसी है, दैट इज द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, जहां पर न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं।
ईएसआर की बात करते हैं। ईएसआर कोई भी क्रोनिक डिसीज होती है तो वहां पर बढ़ जाते हैं, तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है। यानी सिर्फ ईएसआर को बढ़ा हुआ देख करके आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। हाँ, एक तरीके से सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन की तरह ये काम कर सकता है। हीमोग्लोबिन में बताया कम हो जाता है, फिर मोन्टोक्स टेस्ट आता है, इसको अपन लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट या पीपीडी बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। लेकिन ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है या नॉन एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है। जैसे जिंदगी में कभी किसी को टीबी हुई, जैसे कि बताया कि हमारे इन्वायरमेंट में ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया घूमता रहता है। जरूरी नहीं एक टीबी का इन्फेक्शन होता है, एक टीबी डिसीज होती है। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हमारे लंग्स के अंदर आ रहा है, गोन फोकस बना रहा है, चुपचाप वहां पर पड़ा हुआ है, तो वो टीबी का इन्फेक्शन है। लेकिन टीबी डिसीज नहीं बोलेंगे। डिसीज कब बोलते हैं? जब उसके सिम्टम्स आ जाएं। ठीक है, तो जरूरी नहीं सारे के सारे इन्फेक्शन डिसीज को लीड करें। ठीक है, तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को इनहेल कर लिया, वो आपके लंग के अंदर डोरमेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको ट्यूबरकुलर डिसीज बोलते हैं, टीबी हो गया है, टीबी की बीमारी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कहा कि मोन्टोक्स टेस्ट एक्टिव और नॉन एक्टिव में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। यानी जिनको अभी टीबी है उसमें पॉजिटिव आएगा, और जिनको जिंदगी में कभी टीबी होकर के चुकी थी या जिनके अंदर गोन्स फोकस बना हुआ है, उस केस में भी पॉजिटिव आ जाता है। प्लस जिनको बीसीजी वैक्सीन लगी थी, बैसिलस कैलमेटोगोरेन, उनके अंदर भी मॉन्टोक्स पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए कैसा हो जाता है? नॉन डायग्नोस्टिक हो जाता है, यानी इसकी सहायता से आप डायग्नोसिस तो नहीं बना सकते हो। एक होता है एडीए। कई बार क्या होता है, किसी के फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो उसको अपन पानी को बाहर निकाल लेते हैं, उसको जांच के लिए भेज देते हैं। अगर उसमें एडीए मिल रहा है तो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो। उसके अलावा चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, और एक बड़ी ही स्पेशल जांच है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो आपको करानी है। ठीक है, डेट इज द सीवी नेट, डेट इज द सीवी नेट, कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। बड़ी शानदार टेस्ट है, और 24 से 72 घंटे में इसका रिजल्ट भी आ जाता है, और ज्यादातर केस में ठीक आता है, अच्छी एक्यूरेसी होती है, और उसके अलावा सस्ती होती है, 100 से 150 रुपए की हो जाती है। सरकारी में कराओगे तो फ्री हो जाएगा। एक टीबी गोल्ड टेस्ट होता है, ये यूजफुल नहीं है, रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली लोड बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का कितना लोड है। तो इससे डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। बेफालतू में 2 से 3 हजार रुपए का टेस्ट होता है, तो आपको टीबी गोल्ड नहीं कराना है। बहुत फेमस है टीबी गोल्ड, टीबी गोल्ड, सब बच्चों को टीबी गोल्ड याद रहता है। लेकिन आपको सीबी नेट कराना है, कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। तो ये तो हो गया इसका इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा दवाइयों के नाम और याद करा देता हूँ। तो दवाइयों के नाम कौन कौन से थे बताइए? जैसे कि डॉक्टर श्रिया ने आपके साथ बताए हैं, बड़ा शानदार बताया, पूरे कॉम्प्लिकेशंस आपको बताए, साइड इफेक्ट बताए। जैसे कि आइसोनियाजिड का बताया कि उससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है, और उस पेरिफेरल न्यूरोपैथी को रोकने के लिए अपन पायरोडॉक्सिन विटामिन बी 6 देते हैं। बताइए क्या नाम है ड्रग्स के? आपको एच आर करके याद कराया था। एच आर, थेरेपी का नाम ही है एच आर। आइसोनियाजिड को आई से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बाकी तो सबको पता ही है, मैं लिख करके थोड़ा सा बताता हूँ जो मैं अपनी बात कहने आया हूँ, फटाफट से वो बात कहता हूँ और खत्म करते हैं कहानी को। सब कुछ रेडी है, मेरी बात सुनिए फटाफट। सब कुछ हो चुका है वैसे तो, मैंने कहा HREZ। ठीक है, ये हमारी एटीटी होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी होती है। इसमें जो एच है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? आइसोनियाजिड बोलते हैं। जो आर है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रिफाम्पिसिन बोलते हैं, रिफाम्पिसिन। जो ई है, ई को अपन क्या बोलते हैं? इथम्ब्यूटल बोलते हैं। जेड है, जेड को अपन लोग क्या बोलते हैं? पायराजीनामाइड बोलते हैं। ठीक है, एक इसमें एस और ऐड किया गया था, डेट इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि इंजेक्टेबल होता है। अब मैं थोड़ा सा याद कराता हूं। अब मैं क्या करता हूं, पायराजीनामाइड को पी लिख देता हूं, इथम्ब्यूटल को ई लिख देता हूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस लिख देता हूं, रिफाम्पिसिन को आर लिख देता हूं, और आइसोनियाजिड को आई लिख देता हूं। यानी इन सबको इनके पहले लेटर से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अब सबके नाम को पता है, पी से पायराजीनामाइड, ई से इथम्ब्यूटोल, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, आर से रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजिड। अब ये चार पांचों के पांचों ये कैसे होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑल आर बैक्टीरियोसाइड, ये सारे के सारे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो ऑल आर बैक्टीरियोसाइड, सारे ड्रग, अभी डोज याद कराने वाला हूं मैं आपको, बड़े ध्यान सुनिएगा, जाइए मत कहीं भी। ऑल आर बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट ई, यानी ईथम ब्यूटल को छोड़ के सारे की सारी दवाइयां ई बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या है? साइडल वर्ड का मतलब होता है मारने वाली।
यानी बैक्टीरिया को मारती हैं, टीबी के बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के मारती हैं। लेकिन इथम्ब्यूटल कैसा होता है, विच इज बैक्टीरियोस्टैटिक, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब वो क्या होता है, रोकना। एक होता था ना डायनामिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रोकना। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टॉप मल्टीप्लीकेशन। तो सारी दवाइयां कैसी हैं, बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट इथम्ब्यूटल विच इज बैक्टीरियोस्टैटिक, दैट मींस विच स्टॉप मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए सारी की सारी फर्स्ट लाइन ड्रग ओरली दी जाती हैं एक्सेप्ट एस, इस बात को भी लिख देते हैं, ऑल ड्रग्स आर ओरल एक्सेप्ट आर ओरल एक्सेप्ट ई। ठीक है, अब मैं आपको ड्रग के डोज याद करा देता हूं। तो एक हमारे पास पी है, एक ई है, एक एस है, एक आर है, एक आई है। बड़ा इजीली याद हो जाएगा, आप भी कहोगे सर मजा आ गया। तो 25 से शुरुआत करो, 25 5 कम करो, 20 5 कम करो, 15 और 5 कम करो, 10 5 कम करो, 5 5 का टेबल है, 5 10 15 20 25। ठीक है, अब क्या करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब में लगा दिया। अब 5 का टेबल था तो 5 से शुरुआत करो, 5 4 3 2 1। अब प्लस माइनस करते जाओ, 25 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 30। माइनस करोगे 5 तो कितना होगा, 20। 20 में से 4 प्लस करोगे कितना होगा, 24। माइनस करोगे 16। 15 में 3 ऐड करोगे 18। माइनस करोगे 12। 10 में 2 ऐड करोगे 12। माइनस करोगे 8। 5 में 1 ऐड करोगे 6। माइनस करोगे 4। और सबके लास्ट में लगा दो मिलीग्राम पर केजी पर डे, सब में। तो यही डोज होती है, यही डोज होती है, याद हो गई सब बच्चों को। पहले 25 20 15 10 5, इधर 5 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस। तो 20 से 30 भी लिख सकते हो। कायदा तो यही कहता है कि हमें लो से हाई की तरफ लिखना है, 16 से 24, 12 से 18, 8 से 12, 4 से 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे। जैसे कोई बच्चा 10 किलो का है और मुझे आइसोनियाजिड देनी है, तो आइसोनियाजिड की डोज क्या है, 4 to 6 है, मैंने 4 मान ली, 4 मिलीग्राम पर केजी पर डे। बच्चा कितने, ये 1 किलो की है, एक दिन की। बच्चा है 10 किलो का, 10 का मल्टीप्लाई कर दो 10 kg। तो 10 kg से केजी कट जाएगा तो डोज क्या आ जाएगी, 40 मिलीग्राम पर डे। तो आइसोनियाजिड उस 10 साल के बच्चे को 40 मिलीग्राम देनी है एक दिन की, यानी रोज 40-40 मिलीग्राम दोगे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, बताओ भाई। ये डोज कैलकुलेशन होता है पीडियाट्रिक्स में। तो मैंने आपको ये थोड़ी सी डोज भी याद करा दी, समझ में आया सब बच्चों को। ठीक है, अब आप लोगों के डाउट्स ले लेते हैं। जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। माइक ओपन कर देते हैं जिससे आप लोग माइक पर भी पूछ पाए। यस, माइक ओपन है, बताइए। कोई डाउट नहीं है, फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, माइक ओपन है। पूछना हो तो जल्दी जल्दी पूछिए, कैसा भी डाउट हो। सर वो आपने लास्ट वाला कैलकुलेशन कैसे बताया है? वो 10 केजी का बच्चा है जो उसका। देखिए दोबारा देखिए, जैसे मैंने कहा कोई बच्चा है 10 kg का, ठीक है, 10 kg। यस सर। अब ड्रग की डोज आइसोनियाजिड की मैंने बताई थी 4 to 6, मैं 4 मान ले रहा हूँ, वो रेंज थी, मैंने मान यस लिया सर। 4 मिलीग्राम पर केजी पर डे है। ठीक है, डिवाइड का मतलब ये केजी नीचे होगा तो इस केजी से केजी कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करो 10 में तो यस कितना सर। हो गया, 40 मिलीग्राम पर डे। 40। यानी इस बच्चे को अगर आपको एटीटी देनी है तो उसमें आपको आइसोनियाजिड 40 मिलीग्राम देनी है रोज की। ऐसे ही आप रिफाम्पिसिन का कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे ही इथम्ब्यूटोल का, ऐसे ही सारी दवाइयों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और बताइए भाई, ओके। क्या डाउट सर है। जो रे सर जो रेंज है, रेंज में हाई और लो वैल्यू किसी को भी लेके कैलकुलेट कर सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल। नहीं देखिए, एक एज की बात नहीं होता, पर एक एज के बाद फिक्स हो जाता है, फिर मेडिसिन का ट्रीटमेंट चला जाए। अभी मैं क्लिनिकल बता रहा हूँ इसलिए मेडिसिन पार्ट में ज्यादा नहीं जा रहा। एक एक्यूरेट 4 आता है, एक्यूरेट 4, उसमें फिक्स्ड वो एफडीसी होता है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। कुछ दवाइयां एफडीसी होती हैं, मतलब उसमें ड्रग की डोज फिक्स रहती है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एक्यूरेट 4 का, एक्यूरेट 4 नाम से आता है मार्केट में वो, एक्यूरेट 4। 3 भी आता है कुछ समय के बाद, जब इंटेंसिव फेज खत्म हो जाता है तो अपन फिर 3 पे आ जाते।
देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ इमेज को। नाम ही है एक्यूरेट 4, 4 दवाइयां हैं, चारों टीबी वाली हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और इथम्बुटोल। ये फिक्स्ड सर रहता है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। पहले विजिबल थी जब मैं डोज बता रहा था, ये सारी चीज तब विजिबल थी स्क्रीन। यस सर। ठीक है, अब आ गई होगी स्क्रीन। देखिए, ये एक्यूरेट 4 है। इसमें आपका रिफाम्पिसिन 150 मिलीग्राम, आइसोनियाजिड 75 मिलीग्राम, पायराजिनामाइड 400 मिलीग्राम और इथम्बुटोल 275 मिलीग्राम। ये मार्केट में पत्ता आता है जो पेशेंट को खिलाया जाता है। अब ये जो डोज होती है सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कई बार अपने को पेशेंट को बोलना पड़ता है कि तुम्हें दिन में 2 गोलियां खानी है, मतलब 2 गोलियां सुबह खानी है नाश्ते के बाद एक साथ, या कई बार 3-3 गोली खिलाई जाती है पेशेंट को। ये डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर। ठीक है, और बताइए क्या डाउट है? एनी अदर डाउट? चलिए, तो आप लोग इतना पढ़ करके मिलिएगा, और अगला टॉपिक हम जल्दी ग्रुप में अनाउंस करेंगे। बाकी जो भी आपकी डिमांड हो आप मुझे बता सकते हैं कि सर अगला टॉपिक इस पर होना चाहिए, तो हम अगला टॉपिक उसी पर ले लेंगे। ठीक है, बाकी सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।